तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक में। तो दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम बात कर रहे हैं आईयूसीएल में केमिकल डिप्लोमा में हुए सितंबर 2024 में हुए पेपर के बारे में, जिसमें हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर कितना टफ था, ईजी था, मॉडरेट था या हाईली डिफ़िकल्ट था। उस बारे में बात कर रहे हैं। हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम 1 से 30 क्वेश्चन के बीच में बात कर चुके हैं। अब आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और 31 से लेकर के 45 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तक हम पहुँचेंगे और 15 क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन और इस पेपर के 31st क्वेश्चन तक। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ कंपोनेंट ए डिफ्यूजेस इन अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, देन अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ द फ्लक्स ऑफ ए एक्सप्रेस्ड एच। तो दोस्तों, आपने मास ट्रांसफर में पढ़ा होता कि जो फ्लक्स होता है और फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग जे इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी अपन डी एक्स होता है। और माइनस इसलिए लगा रहता है क्योंकि जो हमारा फ्लो हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, जिसके लिए हम ये फार्मूले में माइनस यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी अपन डी एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेप इन द प्राइमरी क्रैकिंग ऑफ पैराफिन इन एफसीसी? तो दोस्तों, जो एफसीसी में क्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स होते हैं उसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में कार्बेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और फिर जो फर्दर अगला स्टेप में रिएक्शन पहुंचता है उसमें प्रोपोगेशन होता है और ओलिफिन्स और स्मॉलर कार्बेनियम आयन बनता है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, उसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है जो कि उसके हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र के थ्रू हमारा रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की लेवल इज कंसिडर मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। तो एक हायरार्की बनाई गई है जो जो हमारा वेस्ट क्रिएट होता है उसको मैनेज करने के लिए। तो हमको सबसे पहले जब वेस्ट हमारा क्रिएट होता है वहीं से हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम वेस्ट क्रिएट हो और हमारे इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले जो हायरार्की में सबसे पहले आता है जिस पे हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं वो होता है सोर्स रिडक्शन। मतलब सोर्स पर ही हम कुछ ऐसे अप्रोचेस करें जिसकी वजह से हमारा जो वेस्ट का क्रिएशन ही है वो कम हो जाए। और अगर वेस्ट का क्रिएशन हो गया तो दूसरा स्टेप आता है हमारे रिसाइकलिंग, ठीक है। और रिसाइकलिंग के बाद हमारा तीसरा आता है एनर्जी रिकवरमेंट होता है और चौथा होता है ट्रीटमेंट या डिस्पोजल, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हमारा मैनेजमेंट अप्रोच ये होना चाहिए कि हम सोर्स पर ही उस जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें या उसमें रिडक्शन कर दें या उसको ज़्यादा उत्पन्न ना होने दें, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट रिडक्शन एट सोर्स, ओके। और बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन पे। इन हाइड्रोटेटिंग विच प्रोडक्ट इज फॉर्म द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन C6H6। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर हम C6H6 का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा। तो जब हम C6H6 का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब C6H6 में हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो C6H12 बनता है, जो कि जो सारे जो है डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके लगे हुए होते हैं बेंजीन में, वो डबल बॉन्ड टूट जाता है और साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फायर्ड हीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो फायर्ड हीटर होते हैं और हम रिफाइनरीज में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। रेडिएंट सेक्शन वेयर हीट इज प्राइमरली ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम एंड हॉट गैसेस टू द प्रोसेस ट्यूब। तो जो हीटर का रेडिएंट सेक्शन होता है उसमें जो हीट होता है वो फ्लेम, जो हमारा बर्नर से फ्लेम निकलता है उससे डायरेक्ट हमारा ट्यूब्स में जाता है। तो जो हमारा प्रोसेस फ्लूइड होता है वो हीट होता है। तो ये एक
बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो गया हीटर का, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक होता है बेफल्स प्लेट, जो अगले ऑप्शन में दिया हुआ है, यूज्ड इन कन्वेक्शन सेक्शन टू डायरेक्ट फ्लो एंड कंट्रोल फाउलिंग, ठीक है। तो बेफल प्लेट बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है ना उसको डायरेक्ट करता है, मतलब निर्देशित करता है, और जो फॉलिंग की प्रक्रिया होती है उसको रोकता है। तो ये जो बैफल प्लेट होता है ये कॉमनली यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये उतना इसेंशियल पार्ट नहीं होता है कि मतलब हम हमें इसको यूज करना ही करना है। इसको हम नहीं भी यूज कर सकते हैं, और अपनी इफ़िशियंसी को और बेहतर करने के लिए अपने हीटर को इसको हम लगा भी सकते हैं। तो ये यूज़ तो होता है लेकिन इसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए ये जो 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हीटर्स इंटीरियर सरफेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट हीट लॉसेस। ओके। तो जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है वो हीटर के इंटीरियर में वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ होता है, जो कि एक एक तो हीट लॉस को रोकता है, और दूसरा जो इंटीरियर जो सरफेस होता है उसको फ्लेम्स की जो हाई टेम्परेचर हीट है ना उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये भी एक इसेंशियल पार्ट हो जाएगा हमारे हीटर का। तो ये ऑप्शन भी ये ऑप्शन भी एक्चुअली ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कन्वेक्शन सेक्शन ऑप्शन डी में है कि वेयर हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन फ्रॉम फ्लू गैसेज टू प्रोसेस ट्यूब ऑफन कंटेनिंग फिल्ड ट्यूब फॉर इनहेंस्ड हीट ट्रांसफर। तो जो कन्वेक्शन सेक्शन होता है जो रेडिएशन सेक्शन के ऊपर होता है, वहाँ पे जो हमारी हॉट फ्लू गैसेज होती हैं उससे हमारा प्रोसेस ट्यूब हीट होता है। तो ये भी एक इसेंशियल पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैकिंग रिस्टेनर इन अ पैक्ड कॉलम। तो सिंपल सी बात है, जो पैकिंग रिस्टेनर होता है पैक्ड कॉलम में वो क्या करता है कि जो हमारे पैकिंग लगा होता है कॉलम में उसको सपोर्ट देता है, और पैकिंग को अपने स्थान पे मूव करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टू प्रिवेंट द मटेरियल फ्रॉम मूविंग। ओके। और इसके बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द कॉलम, प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। इनहेंस वेपर लिक्विड कांटेक्ट, दो इन वेपर लिक्विड के कांटेक्ट को इनहेंस करने का काम होता है, वो पैकिंग का ही होता है। तो ये रिस्टेनर का काम नहीं होता है, ठीक है। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मास ट्रांसफर, अगेन सरफेस एरिया भी बढ़ाने के लिए हम हमारा पैकिंग ही यूज होता है, रिस्टेनर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। रिस्टेनर केवल जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको मूव करने से बचाता है, उसको एक जगह फिक्स रखता है, ताकि जो लिक्विड है वो अपना थ्रू आउट द पैकिंग डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हमको प्रोवाइड हो, और पैकिंग मूव ना करे बेसिकली अपनी जगह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टीम क्रैकिंग। तो बता रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो स्टीम क्रैकिंग को डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फीड स्टॉक इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ऑप्शन सही है, ये स्टीम क्रैकिंग में डिकम्पोजिशन ऑफ फीड स्टॉक ही होता है इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ फीड स्टॉक इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है ये तो एल्काइलेशन की प्रोसेस को बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ फीड स्टॉक इनटू हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है ना ये स्टीम क्रैकिंग का अपोजिट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ओके। और ऑप्शन डी देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये एक फिशर ट्रॉप्स सिंथेसिस होता है, उसका ये स्टेटमेंट है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये भी स्टीम क्रैकिंग से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। पूछ रहा है कि इस सारे रीजन्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो कि कैविटेशन के बारे में बताता है, जिसकी वजह से कैविटेशन होता है। तो जो रीजन नहीं है उसे हमको फाइंड आउट करना है। ओके। तो द प्रेशर एट द सक्शन पोर्ट ड्रॉप्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूड, ठीक है। जब सक्शन प्रेशर जो होता है ना वो वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूड से कम चला जाता है तो कैविटेशन होती है। तो ये तो कैविटेशन का करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी है, द पंप
इनएबिलिटी टू डेवलप द रिक्वायर्ड सक्शन हेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रेशर। तो जब सक्शन हेड डेवलप नहीं हो पाएगा इनसफिशिएंट प्रेशर की वजह से, तो भी कैविटेशन होने की संभावना हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन सी देखते हैं, इट इज़ प्राइमरी कॉज बाय एक्सेसिव फ्लूइड डेंसिटी विद इन पम्प। देखिए जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है ना, उससे कैविटेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इससे जो डेंसिटी फ्लूइड है उसके वेरी करने से हमारे पंप की परफॉर्मेंस पर असर आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कोई कैविटेशन का रीज़न नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ड्यू टू लो प्रेशर एट द पंप सक्शन एट। जब पंप के सक्शन साइड में अगर हमारा बबल्स की फॉर्मेशन होने लगी लो प्रेशर की वजह से, तो वो तो कैविटेशन ही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो 38 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हाट इज द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एल्काइलेशन प्रोसेस। मतलब जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एल्काइलेशन प्रोसेस होता है उसके लिए मेन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। हाई प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट हाइड्रोकार्बन, इसका कोई रिलेशन नहीं है HF एल्काइलेशन से, ठीक है। इनसफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ आइसोब्यूटाडीन, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि और सी ऑप्शन में हाई एनर्जी कंजम्पशन का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ डायरेक्ट नहीं पड़ता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के एल्काइलेशन से। ऑप्शन डी है टॉक्सिक एमिशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक वेपर्स। तो ये जो चीज़ है ना, जो एमिशंस होता है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एमिशन होता है, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है इन्वायरमेंटल, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। वाई इज द पोर पॉइंट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सर्टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पोर पॉइंट का इंपॉर्टेंस पर पूछ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये पोर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट किसी भी लूब ऑयल का वह टेम्परेचर होता है, वह मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके और नीचे अगर हम उसका टेम्परेचर घटा देंगे तो वो फ्लूडिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो कर पाने की एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी पोर पॉइंट के नीचे उसका टेम्परेचर करने पे। तो पोर पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिसके नीचे फ्लूड सीजेस टू फ्लो, ओके। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। इट इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच द प्रोडक्ट अचीव द मैक्सिमम फ्लो रेट। ये तो गलत है इस पे इवन फ्लो खत्म हो जाता है और इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम फ्लो रेट। ऑप्शन बी देखते हैं, इट रिफ्लेक्ट द टेम्परेचर एट विच द प्रोडक्ट स्टार्ट टू डिकम्पोज और लूज इट्स केमिकल स्टेबिलिटी। ये भी इरिलीवेंट बात बोल रहा है, क्योंकि डिकम्पोजेस और केमिकल स्टेबिलिटी से पोर पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है ये। और ऑप्शन सी देखते हैं, इट मेजर्स द टेम्परेचर एट विद द प्रोडक्ट विस्कोसिटी एट इट्स मिनिमम। ये भी गलत है, क्योंकि विस्कोसिटी मिनिमम नहीं होती है ये पोर पॉइंट पे। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इट डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच द प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पोर पॉइंट ही डिसाइड करता है कि हमको उस लूब ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा हीटिंग अरेंजमेंट देने की जरूरत है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिफरेंशिएट हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP फ्रॉम लो डेंसिटी पॉलीथीन एथिलीन LDP, ठीक है। तो HDP और LDP में ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें HDP और LDP में मुख्य डिफरेंसेस की, तो जो HDP होता है, जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, उसकी क्रिस्टलिनिटी 70 से 90% तक होती है, जबकि जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है उसकी क्रिस्टलिनिटी 50 से 70% तक की होती है, ठीक है। और जो HDP होता है उसमें ब्रांचिंग कम होती है, जबकि LDP में साइड चेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो ऑप्शन बी होगा, द क्रिस्टेनिटी एंड ब्रांचिंग ऑफ द पॉलीमर, ये जो है ना मेन डिफरेंस पैदा करता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन में और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में। और ऑप्शन ए, द पॉलीमराइजेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली वो डिफरेंस नहीं कर पाता है HDP और LDP में। और द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर, ये पॉलीमर की प्रॉपर्टी को तो अफेक्ट कर सकता है जो मॉलिकुलर वेट होता है, लेकिन ये प्राइमरी डिफरेंशिएटर नहीं है, ठीक है। और जो द टाइप ऑफ इनिशिएटर यूज इन द पॉलीमराइजेशन,
ये भी HDP और LDP में हमको डिफरेंस करके नहीं बता पाएगा ये स्टेटमेंट भी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू इनहेंस द यील्ड ऑफ पैराजाइलिन फ्रॉम C9 टू C10 एरोमेटिक्स इन एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो ट्रांस एल्काइलेशन प्रोसेस होता है उसके द्वारा पैराजाइलिन की यील्ड बढ़ जाती है और बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑन द वर्चुअल हेड एंड प्रेशर डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब ये फ्लूइड की डेंसिटी और वर्चुअल हेड और प्रेशर डेवलप बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो रिलेशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बोथ द वर्चुअल हेड एंड प्रेशर डेवलप बाय द पंप आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल हेड और प्रेशर डेवलप जो हो रहा है वो दोनों फ्लूइड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है P इक्वल टू रो जी इंटू एच। ठीक है, उसके हिसाब से जो डेंसिटी होता है ना वो प्रेशर डेवलप्ड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन बी द वर्चुअल हेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी वाइल द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड डेंसिटी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वर्चुअल हेड फ्लूइड डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वर्चुअल हेड क्या होता है, वो इम्पेलर की डिजाइन और स्पीड ऑफ रोटेशन और डायमीटर ऑफ इम्पेलर से इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो जो होता है ना वो फ्लूइड डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है जो वर्चुअल हेड होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है द वर्चुअल हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड डेंसिटी। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सी यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल हेड इज नॉट एनी रिलेशन विद फ्लूइड डेंसिटी। ओके, डायरेक्टली रिलेशन टू द फ्लूइड डेंसिटी। ओके, ऑप्शन डी देखते हैं द वर्चुअल हेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अगेन वर्चुअल हेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है फ्लूइड डेंसिटी के, इसलिए ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज क्वांटिटी फॉर द रिफाइनरीज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज करती है रिफाइनरीज वगैरह वो उसका लिमिट क्या है, और मानसून में जो लिमिट होता है उसकी बात नहीं करना है, एक्सेप्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 मीटर क्यूब पर टन, क्योंकि जो मैक्सिमम अलाउेबल ट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज की क्वांटिटी होती है किसी भी रिफाइनरीज के लिए वह नॉन मानसून सीजन में 0.4 मीटर क्यूब पर टन के आसपास होती है, और मानसून सीजन में ये बढ़ करके 0.7 मीटर क्यूब पर टन के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। What is the product when mercaptans RSH undergo desulfurization in the hydrotreating process? तो हाइड्रोट्रीटिंग जो प्रोसेस होता है वो रिफाइनरीज में यूज किया जाता है सल्फर के रिमूवल के लिए। ठीक है, सल्फर और सल्फर कंपाउंड के रिमूवल के लिए। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोट्रीटिंग प्रोसेस में मर्केप्टेंस की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्केन और H2S बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो था जो यहीं पे हम ख़त्म करने वाले हैं, और आगे के जो अभी मेरे ख्याल से 20-25-30 क्वेश्चन बच रहे हैं इनको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।